जब 3 चोर या 3 डकैत या 3 बदमाश जो है किसी मकसद के लिए काम करते हैं, पैसे के लिए, जब उसका बंटवारा होता है, अगर उसमें कोई डिस्प्यूट हो जाए तो रिजल्ट सबके सामने होता है, एक दूसरे की शिकायत करता पुलिस में, नतीजा होता है कि तीनों पकड़े जाते हैं। वही हाल महाराष्ट्र में इस महाविकास आघाड़ी सरकार का हो रहा है, जिसको मैं हमेशा महाविनाशकारी सरकार कहता हूं। और संजय राउत भी कल परसों सामना में उसने क्या लिखा, बड़ी फंटास्टिक चीज लिखी, बड़ी हंसी की बात आ रही है। वो ये कहता है कि ये जो अनिल देशमुख जी हैं, ही बिकेम द होम मिनिस्टर बाय एक्सीडेंट। बड़ी अचंभे की बात है कि महाराष्ट्र के अंदर बाय एक्सीडेंट भी लोग होम मिनिस्टर बन जाते हैं। होम मिनिस्टर कोई छोटी मोटी पोस्ट नहीं है, इट इज नेक्स्ट टू द सीएम। फिर संजय राउत जी कहते हैं कि अनिल देशमुख को, भैया आपने सीनियर अफसरों से क्यों पंगा ले लिया? आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पंगा ले लिया। और आपने पब्लिकली जो इंक्वायरी कंस्टिट्यूट करी, इसको क्यों डिक्लेयर कर दिया? नमस्कार, मैं SD बिंदलेश, एडवोकेट फ्रॉम दिल्ली। आई वेलकम ऑल ऑफ यू। अगर आपको मेरा बाइट अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर इट। मैं आपको महाराष्ट्र में ले चल रहा हूं। वहां पर बीजेपी और शिवसेना ने मिलकर इलेक्शन लड़ा था। महाराष्ट्र की पब्लिक ने वोट इसलिए दिया था कि दोनों मिलकर के सरकार बनाएंगे। महाराष्ट्र की पब्लिक ने इसलिए वोट नहीं दिया था कि शिवसेना बीजेपी को छोड़कर एनसीपी के साथ हाथ मिलाएगी और कांग्रेस के साथ हाथ मिलाएगी और एक महाविकास आघाड़ी नाम की सरकार पैदा करेगी, जिसका कि फ्यूचर हमेशा ही अनसर्टन रहा है, अनसर्टन था, है और रहेगा। ये महाविकास आघाड़ी सरकार नहीं है, ये महाविनाशकारी सरकार है, जिसमें हिंदुओं का सर्वनाश होता आया है। ये एक अपीजमेंट वाली सरकार है, ठीक उसी तरह से जैसे ममता की सरकार वेस्ट बंगाल में है। हिंदुओं ने बड़ी उम्मीद के साथ, बड़े विश्वास के साथ शिवसेना के वायदों को देखते हुए, उन पर विश्वास करते हुए शिवसेना और बीजेपी के गठबंधन को जो वोट दिया था, शिवसेना ने वो तोड़कर पब्लिक से फ्रॉड किया है, ऐसा गुनाह किया है जो कि अक्षम्य है, उसे माफ नहीं किया जा सकता। अब मैं आपको करंट हालात पे लेके आता हूं। विपरीत विचारधारा इकट्ठी कैसे रह सकती है जब तक कि उसके अंदर एक कोहेसिव फोर्स ना हो? दाने कितने ही किस्म के ले ले, जब उसमें तागा एक पड़ जाता है तो सारे इकट्ठे हो जाते हैं और एक माला का रूप धारण कर लेते हैं। और जब तागा टूट जाता है तो सारे सारे मोती जो हैं वो बिखर जाते हैं। ये जो कांग्रेस है, ये जो शिवसेना है और जो नेशनल कांग्रेस पार्टी है, इन तीनों को जोड़ने वाली ऐसी कौन सी ताकत थी जो इन तीनों को इकट्ठे लाई एक प्लेटफॉर्म पर और इकट्ठा रखा हुआ है? आपको जान के बड़ी हैरानगी होगी। सबको मालूम है वो तागा कौन सा है, पर कह नहीं पा रहे खुल करके। वो तागा है करप्शन एंड वसूली। जैसे बंगाल में कट मनी होता था हर जगह पर, महाराष्ट्र में हर जगह वसूली होती है। जैसे पहले बादशाह लोग जजिया टैक्स हिंदुओं से वसूल करते थे, उसी तरह से ये
विकास आघाड़ी सरकार महाराष्ट्र की पब्लिक से एक जजिया वसूल करती है, जिसे हम करप्शन या वसूली कहते हैं। ये घड़ा कब फूटा? जब अनिल देशमुख, जो नेशनल कांग्रेस पार्टी के शरद पवार के बहुत ही चहेते नेता हैं, उन्होंने महाराष्ट्र पुलिस से, बॉम्बे पुलिस से कहा कि मुझे 100 करोड़ रुपए हर महीने चाहिए। चलिए, वहां तक तो बात ठीक है, मुझे चाहिए, पर अगर आप ये कहें कि अपने पुलिस फोर्स को लगाइए और वहां से इकट्ठे करके मुझे दिलवाइए, तो क्या भैया ये तुम्हारे बाप की है क्या सरकार? पुलिस कुमार, तुम्हारे जो पुलिस है, ये तुम्हारे बॉन्डेड लेबर है क्या? क्या आपने जिस समय पब्लिक से वोट मांगने आए थे, क्या नेशनल कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं, शरद पवार जी हैं, देशमुख जी हैं, अजित पवार जी हैं, क्या उन्होंने पब्लिक से कहा था कि अगर आप मुझे वोट दोगे तो मैं 100 करोड़ रुपए हर महीने वसूल करूंगा आप लोगों से, नहीं दोगे तो धमकी दे के लूंगा, अगर नहीं दोगे तो मैं जेल भिजवा दूंगा झूठे मुकदमे करके? अरे इतना ही अगर आपको लालसा थी तो आप कह देते इलेक्शन जब आप फाइट करने गए हैं, अपने जो मैनिफेस्टो उसमें निकाल देते कि साहब मेरी फीस जो है हमारी पार्टी की 100 करोड़ रुपए महीना की है, अगर 100 करोड़ रुपए महीने की मुझे रिश्वत मिल जाती है 1 नंबर में, 2 नंबर का तो हिसाब नहीं बता रहा हूं मैं, तो मैं ठीक है सरकार बनाऊंगा, वरना मैं सरकार नहीं बनाऊंगा। क्यों साहब, उस समय क्या हो गया था? उस समय जनाब बड़ा मिस्टर क्लीन बने हुए थे राजा हरिश्चंद्र की जगह, कि कभी झूठ नहीं बोलना, मैं तो धर्मराज युधिष्ठिर हूं। तो शरद पवार जी उस समय कहां गए थे आप? अब तो बड़े प्यार से शील्ड करते हैं, नहीं 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 अनिल देशमुख ऐसा नहीं हो सकता, आई नो हिम बेटर। संजय राउत भी कहते थे नहीं नहीं अनिल देशमुख इज नॉट ए बैड मिनिस्टर, इज अ वेरी गुड मिनिस्टर। संजय राउत ने तो सचिन वाजे के लिए भी कह दिया था, इज अ वेरी सिंसियर, डेयरिंग एंड एंटी टेररिस्ट स्क्वाड के स्पेशलिस्ट हैं। सब वो जो एडजेक्टिव्स थे, वो जो विशेषण इस्तेमाल किए जाते थे, वो कहां चले गए? या तो उनको एंटी टेररिस्ट स्पेशलिस्ट की मीनिंग नहीं पता थी, वो जो लूट खसोट स्पेशलिस्ट होते हैं ना, वसूली एक्सटॉर्शन स्पेशलिस्ट, उसको वो समझ बैठे कि साहब एक्सटॉर्शन स्पेशलिस्ट मीन्स एंटी टेररिस्ट स्पेशलिस्ट। संजय राउत जी, आप अपनी अंग्रेजी को या हिंदी को कहूं, या अपना जो सामान्य ज्ञान वो ठीक कर लीजिएगा। आप बताइए ना पब्लिक को, जब आपने बोला था कि ये एंटी टेररिस्ट एनकाउंटर स्पेशलिस्ट हैं, उसका मकसद क्या था आपका? क्या यही वो एंटी टेररिज्म की वो है, स्पेशलिस्ट है? नाउ लेट मी कम टू द पॉइंट। राइट फ्रॉम डे वन, जब से महाविकास आघाड़ी सरकार बनी है, इट इज अंडर डिस्प्यूट। पालघर में हिंदू संत महात्मा मारे जाते हैं, तो यही देशमुख कह देते साहब वो तो बच्चा चोर समझ के उन्होंने, पब्लिक ने गलती से उन पे हमला कर दिया। अरे भैया, अगर हमला गलती से कर दिया, तुम्हारे 15-15 जवान वहां खड़े हुए क्या कर रहे थे? क्यों तुम्हारे जवानों ने ही उनको पकड़ के धकेला पब्लिक के अंदर कि जाओ मारो इनको? क्या 15 जवान खड़े होकर के पब्लिक को हटा नहीं सकते थे? इसको प्रोटेक्शन कॉरिडोर बना करके उसको अंदर लाके कमरे में बंद नहीं कर सकते थे क्या? कहते बच्चे के पांव पालने में नजर आ जाते हैं। तो हमने जब ही कहा था कि ये जो सरकार बनी है महाविकास आघाड़ी सरकार, ये हिंदू विरोधी है। सबको मालूम है वो संतों को किसने मारा था, कम्युनिस्टों ने, और जो वहां क्रिश्चियन मिशनरीज थे वो नहीं चाहते थे कि यहां पर कोई हिंदू सेंट आए, गुजरे यहां से।
या उनके काम में कोई रुकावट डाले। तो ये जो देशमुख जी हैं शुरू से ही झूठ बोलते आए हैं। उसके बाद सुशांत सिंह की डेथ हुई, बाकायदा मर्डर किया गया। उसके बावजूद भी इसी अनिल देशमुख ने पुलिस कमिश्नर के साथ साठगांठ करके सेम डे प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा देते हैं कि साहब इट इज ए मैटर ऑफ सुसाइड विदाउट एनी इन्वेस्टिगेशन। हाउ कुड द पुलिस कमिश्नर ऑफ बॉम्बे से इट्स ए मैटर ऑफ सुसाइड। जितनी भी उन्होंने इन्वेस्टिगेशन की 55-56 दिन तक, जब तक केस सीबीआई को सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांसफर नहीं किया, दैट वाज सिंपली ए फार्स इन्वेस्टिगेशन, दैट वाज जोक एंड नॉट अ इन्वेस्टिगेशन। और खुद वो एग्री करते साहब, दिस वाज सिंपली टू सेटिस्फाई हरसेल्फ वेदर इट वाज ए सुसाइड सो दैट वी कैन इन्वेस्टिगेट इट। उन्होंने तो ये कभी सोचा भी नहीं था कि इसको मर्डर के रूप में इसको इन्वेस्टिगेट करेंगे। ये तो थैंक लॉर्ड कि उसकी आत्मा की जो पुकार थी वो सुनी गई और सीबीआई ने केस टेक ओवर किया और वहां इसको सुसाइड एंगल और मर्डर एंगल दोनों से ही और ड्रगिस्ट एंगल से, तीनों से इसको उन्होंने इन्वेस्टिगेट किया। और जो तुम्हारे ईडी थे, जो नेशनल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स थी, उन्होंने इसको ड्रग एंगल से परख करके कई एफआईआर लॉन्च करी। एक्चुअली दैट वाज आल्सो ए केस ऑफ ड्रगिज्म एंड मर्डर, नॉट ए केस ऑफ सुसाइड, जिसको इसी पुलिस कमिश्नर से, इसी महाराष्ट्र सरकार ने पब्लिक को बेवकूफ बनाने के लिए झूठ बोला है, पब्लिक से फ्रॉड प्ले किया कि इट्स ए मैटर ऑफ सुसाइड। तो अब मैं आता हूं जो करंट सिचुएशन है। करंट सिचुएशन कहते हैं पॉलिटिकल क्राइसिस। इट इज नॉट ए ऑर्डिनरी सिचुएशन, इट्स ए पॉलिटिकल क्राइसिस। और जैसे कभी राहुल गांधी ने बोला था कि साहब भूकंप आ जाएगा, तो परमवीर की एक चिट्ठी ने पूरी महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स की सियासत में एक भूकंप लेके आ गया। कई दिनों से उथल पुथल हो रही है, क्यों जो धागा था ना, कॉमन डोर जो थी, जो जोड़ रही थी तीनों को, शिवसेना, कांग्रेस, एनसीपी को, वो टूट गई कहीं ना कहीं। झगड़ा हो गया कि मेरा शेयर इतना था, उसका शेयर इतना था, तुम्हारा शेयर इतना था, इसमें फर्क कैसे पड़ गया। जब 3 चोर या 3 डकैत या 3 बदमाश जो है किसी मकसद के लिए काम करते हैं, पैसे के लिए, जब उसका बंटवारा होता है, अगर उसमें कोई डिस्प्यूट हो जाए तो रिजल्ट सबके सामने होता है, एक दूसरे की शिकायत करता, पुलिस में नतीजा होता है कि तीनों पकड़े जाते हैं। वही हाल महाराष्ट्र में इस महाविकास आघाड़ी सरकार का हो रहा है, जिसको मैं हमेशा महाविनाशकारी सरकार कहता हूं। अब एनसीपी जो एलिगेशन लगा रही है, वो लगा रही है किसके ऊपर? शिवसेना पर। और कांग्रेस लगा रहा है दोनों पर। और फिर कहता है नहीं, अवर गवर्नमेंट इज ए वेरी स्टेबल गवर्नमेंट, इट विल कंटिन्यू फॉर 5 years। अभी तो 2 ही साल हुए हैं, अभी तो 3 साल और बाकी हैं। कांग्रेस को इस 100 करोड़ पर मंथ की, यानी कि 1200 करोड़ के वसूली में से पता नहीं कितना हिस्सा मिलना है, कि वो चुपचाप बैठी हुई है। वो सपोर्ट कर रही है दोनों को और कहती है हम इस गवर्नमेंट को नहीं गिरने देंगे। और संजय राउत, भी कल परसों सामना में उसने क्या लिखा, बड़ी फंटास्टिक चीज लिखी, बड़ी हंसी की बात आ रही है। वो ये कहता है कि ये जो अनिल देशमुख जी हैं, ही बिकेम द होम मिनिस्टर बाय एक्सीडेंट। बड़ी अचंभे की बात है कि महाराष्ट्र के अंदर बाय एक्सीडेंट भी लोग होम मिनिस्टर बन जाते हैं। होम मिनिस्टर कोई छोटी मोटी पोस्ट नहीं है, इट इज नेक्स्ट टू द सीएम।
तो मुझे लगा कि जो अमित शाह है ये भी शायद बाई एक्सीडेंट ना बन गए हो होम मिनिस्टर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। शायद मोदी जी ने इनको बाई एक्सीडेंट बना दिया होगा। अगर इस तरह से होम मिनिस्टर, गृह मंत्री भी बाई एक्सीडेंट बनने लगे तो उस सरकार का क्या होगा, उस देश की जनता का क्या होगा? साहब क्यों हुआ एक्सीडेंट से? क्योंकि जयंत पाटिल ने या दिलीप वलसे पाटिल जो थे, जो दो इसके एस्पायरेंट थे, उन्होंने इस सीट पर लेने को मना कर दिया। जैसे उनके पास सिर्फ 2 ही आदमी थे जो कि होम मिनिस्टर को संभाल सकते थे, बाकी कोई कैंडिडेट नहीं था। ना शिवसेना में था, ना एनसीपी में था, ना कांग्रेस में था। दिस व्हाट दे वांट टू से। अगर हम यूं कहें कि अनिल देशमुख जी उसके काबिल नहीं थे और मजबूरी में ये बनाए गए होम मिनिस्टर, तो इसमें कोई गलत नहीं होगा। चलिए, बात वहां तक नहीं होती है। फिर संजय राउत जी कहते हैं कि अनिल देशमुख को, भैया आपने सीनियर अफसरों से क्यों पंगा ले लिया? आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पंगा ले लिया। और आपने पब्लिकली जो इंक्वायरी कंस्टिट्यूट करी उसको क्यों डिक्लेयर कर दिया? साहब इसका मतलब ये हुआ, अगर कोई पुलिस कमिश्नर गलत काम करता है, कोई एडिशनल कमिश्नर गलत काम करता है, कोई इंस्पेक्टर या सब इंस्पेक्टर, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर जो एपीआई को बोलते हैं, वो कोई बहुत ही बड़ा गलत काम कर रहा है, तो होम मिनिस्टर को इतनी पावर भी नहीं होनी चाहिए कि वो पब्लिकली उसकी इंक्वायरी को अनाउंस कर सके और वो ये कह सके कि साहब ये गलत हो रहा है तुम्हारे डिपार्टमेंट के अंदर। तो मुझे समझ में नहीं आता संजय राउत जी चाहते क्या हैं और क्या कहना चाहते हैं और क्या कह गए। शायद उनकी जो जबान है, टंग, वो फिसल गई है, कहना कुछ और चाह रहे थे, कह कुछ और गया है मेरे हिसाब से। तो ये जो प्रॉब्लम आई है, अब जो प्रॉब्लम ये खड़ी हो रही है, अभी शरद पवार जी जो थे ये अमित शाह से मिले अहमदाबाद में। अब देखिए, तुम्हारे उद्धव ठाकरे जी है, वो अपनी चाल चल रहे हैं, एनसीपी अपनी चाल चल रही है, कांग्रेस अपनी चाल चल रहा है। एक दूसरे को डंक मारने को तैयार बैठे हुए हैं। वो उसको ब्लेम कर रहा है, वो उसको ब्लेम कर रहा है, वो उसको उखाड़ रहा है, वो उसको उखाड़ रहा है। ऐसे में हु इज अ सफरर? पब्लिक इज सफरर। इसीलिए मैं कहता हूं ये जो महाविकास अघाड़ी से सरकार है, ये महाविनाश अघाड़ी से सरकार है। इसमें पब्लिक को बर्बादी होनी निश्चित है। एक तरफ कोविड-19 जो सबसे ज्यादा मैक्सिमम जो अगर इन्फेक्ट हुआ वो महाराष्ट्र में हुआ था। अब सेकेंड वेव जो मैक्सिमम है वो भी महाराष्ट्र में है। जितनी नेग्लिजेंस उनके हॉस्पिटल्स में महाराष्ट्र में शायद ही कहीं हिंदुस्तान में हो। अभी रिसेंटली जो ड्रीम मॉल था उसके अंदर जो हॉस्पिटल बना रखा था, उसमें कितने जो पेशेंट थे, सीरियस पेशेंट, दोज हु वर ऑन आईसीयू और उस पे लगे हुए थे वेंटिलेटर पे, वो बेचारे सफोकेशन बन करके मर गए क्योंकि उसमें पहली मंजिल में आग लग गई थी। और सरप्राइजिंगली, अंडर विच रूल्स they had permitted the hospitals to continue, that to super specialist hospital in a mall, और वो भी सेकंड थर्ड फ्लोर के ऊपर। और किसका था? उसी वधावन का था जिनको कि बॉम्बे पुलिस ने शेल्टर किया था अगेंस्ट द जुडिशरी। उनको पता था ये बंदा कहां है, जुडिशरी को छुपा लिया उन्होंने। कोर्ट में झूठ बोला बॉम्बे पुलिस ने कि उनको नहीं पता वो कहां हैं, जबकि बॉम्बे पुलिस उनको शेल्टर करके महाबलीपुरम में पूरी फैमिली के साथ एक एक्सकर्शन के लिए, घुमाने के लिए प्रोटेक्शन दी थी। वो भी कब? जबकि कोविड की रिस्ट्रिक्शन थी, विदाउट एनी परमिट। जहां इतनी घपलेबाजी हो, वहां आप क्या उम्मीद कर सकते हैं सरकार से कि वहां पब्लिक को न्याय मिलेगा? आप कंगना रनावत का केस देख लीजिएगा।
अब इतनी एक्ट्रेस वहां पे मरते हैं, इतने एक्टर मरते हैं। अभी वो देख लीजिए जो अंतिला के सामने ये जिसमें छड़ें मिली जिलेटिन की स्कॉर्पियो के अंदर, मनसुख हरेन का, उसको भी कहते हैं सुसाइड हो गया। बॉम्बे पुलिस के लिए पेट वर्ड है सुसाइड। किसी का मर्डर हो, कुछ हो, सुसाइड, क्योंकि सुसाइड में इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ती नहीं, और जिसने मर्डर किया उससे मोटी रिश्वत भी मिल जाती है। तो ऐसा जो रंग चोखा लाए, मेहनत कड़ी ना लगे, और क्या चाहिए उनको? ना इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ी, ना कुछ करनी पड़ी, कमीशन कट भी मिल गया और सुसाइड कह के अपना पिंड भी छुड़ा लिया। तो साहब मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर इस तरह से चलती रही तो ये सरकार किसी भी समय खत्म हो सकती है। 100 सुनार की एक लोहार की, ये बहुत पुरानी कहावत है हमारे में। ये जो इंटरनल डिस्प्यूट है इनका, और जो संजय राउत ने एनसीपी को क्रिटिसाइज किया है, इससे यह लग रहा है कि जो शिवसेना है और एनसीपी के अंदर आपस में इतनी ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होगी दैट कैन नॉट लिव टुगेदर। तो अब या तो बीजेपी एनसीपी के साथ मिलकर सरकार बनाएगी, या शरद पवार जी जो मिले अमित शाह से, उनका मिलने का एक कारण हो सकता है कि साहब अभी आप यहां पर प्रेसिडेंट रूल लागू मत करें, जबकि सर्कमस्टांसेस आर राइप इनफ टू डिक्लेयर प्रेसिडेंट रूल। तो इट्स ए बिग क्वेश्चन मार्क, व्हाट शैल बी द फ्यूचर ऑफ दिस महाविनाश अघाड़ी सरकार, वेदर इट विल बी रिप्लेस्ड बाय ए बीजेपी इन अलायंस विद एनसीपी। क्यों शिवसेना के साथ तो वो अलायंस करेगी नहीं, उन्होंने बहुत धोखा दिया है बीजेपी को, या इट विल बी गवर्न थ्रू ए प्रेसिडेंट रूल, इट हैज टू बी सीन। Thank you very much. If you like the debate, please subscribe it, share it. Myself, SD Benlesh, advocate from Delhi. Thank you very much.